देखो हेडिंग लिखो सर्कल्स, लिखो हेडिंग लिखो आप लोग सर्कल्स, सर्कल। अच्छा कुछ डेफिनेशंस है जो आप क्लास 9 से ही जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी एक बार रिपीट करा देता हूं थोड़ा सा। देखो यहाँ देखो कुछ डेफिनेशंस जो मैं कह रहा था कि क्लास 9 से सिमिलर सिमिलर है, तो उन डेफिनेशंस को एक बार ऐसे देख लो, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, जहां से लिखने का टाइम आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल का मीनिंग क्या होता है, तो सर्कल का डेफिनेशन है कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन सरफेस, ठीक है, हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारा ब्लैक पॉइंट है जो एक बाउंड्री पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये जो बाउंड्री पे सारा का सारा ब्लैक पॉइंट है, इसके पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ये सर्कल का बेसिक डेफिनेशन है। जो ये बीच में पॉइंट होता है जो इन सारे बाउंड्री पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसको सेंटर बोला जाता है। और सेंटर से लेके बाउंड्री तक के किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, रेडियस बोला जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर सर्कल के बाद में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो सर्कल से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, एक एक करके उनको देखते हैं। जैसे एक टर्म है आपके कॉर्ड। अब कॉर्ड का मतलब होता है कि सर्कल के बाउंड्री के ऊपर आप कोई भी रैंडम 2 पॉइंट ले लीजिए और उनको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने पे जो लाइन आपको मिलेगा वो कॉर्ड होगा। कॉर्ड बहुत सारे अलग अलग साइज का हो सकता है, कॉर्ड मान लो कितना बड़ा भी हो सकता है। आगे चल के सपोज करो कि इसी के अंदर में हम और भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा आगे जाओगे तो थोड़ा और साइज बड़ा हो जाएगा। और बिल्कुल ही अगर मान लो कि आपका कॉर्ड कुछ ऐसा है जो सेंटर से पास कर रहा है, तो उसको तो हम डायमीटर ही कह देते हैं, और वो काइंड ऑफ समझिए कि सर्कल के अंदर का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। तो कॉर्ड मतलब हो गया लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फिर कॉर्ड के बाद में है कि डायमीटर का डेफिनेशन। तो डायमीटर का मतलब हो गया कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। और डायमीटर से रिलेटेड एक बात है जो हम लोग को समझना चाहिए कि डायमीटर को अगर आप देखोगे तो सेंटर से बाउंड्री तक का एक बार आर और सेंटर से फिर से बाउंड्री तक का एक बार और आर, तो पूरे को ओवरऑल हम क्या कह रहे थे, डायमीटर। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डायमीटर का लेंथ इक्वल्स टू रेडियस प्लस रेडियस। सो डायमीटर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, रेडियस। ये चीज आपको याद रखना है, वैसे पता ही होगा आपको, फिर भी चलो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। डायमीटर के बाद में अगला पॉइंट आता है लाइन एंड सर्कल। यहाँ से जो है वो क्लास 10 आपका हल्का हल्का शुरू होता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं अगर आपको एक टास्क दूं, बोलूं कि एक पेज के अंदर में पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो और अलग अलग जितना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ करो अपने हिसाब से, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां पे एक सर्कल बना सकते हैं और 3 अलग अलग टाइप का लाइन बना सकते हैं। आप तो बोलेंगे सर हम इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, बट अभी थोड़ी देर के बाद में आई विल एक्सप्लेन कि मतलब आप जो भी लाइन बनाएंगे ना वो इन्हीं 3 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। पहला कैटेगरी है कि लाइन जो है वो सर्कल के बहुत ही ज्यादा दूर से पार हो जाएगा, वो उसको टच भी नहीं करेगा। दूसरा कैटेगरी हो सकता है कि आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करे, और आप एक ऐसा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करे। इसके अलावा तीसरा कोई नया टाइप का लाइन, अब ठीक है आपके लाइन का ओरिएंटेशन अलग हो सकता है, लेकिन जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे ना वो अल्टीमेटली फॉल करेगा इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी के अंदर, कि या तो वो बिल्कुल ही दूर से पास हो जा रहा है, ये सपोज करो कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और यह सपोज करो कि उसको 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। अब तीनों लाइन का नोमेनक्लेचर है अलग अलग। जैसे इस वाले लाइन को हम लोग कहते हैं बेकार लाइन, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है और इसके बारे में हम कुछ स्टडी वगैरह भी नहीं करेंगे। एक पॉइंट पर टच करने वाले लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं बताओ, टेंजेंट। और टेंजेंट से एसोसिएटेड एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे जाके सर्कल का और लाइन का कॉन्टैक्ट होगा, ये टचिंग होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो लाइन है जो इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इस वाले लाइन को बोला जाता है सेकेंड। क्या कहते हैं बताओ, सेकेंड। ये 3 चीज अपन याद रखें कि लाइन अगर बिल्कुल दूर से चला गया, कोई कॉमन पॉइंट हुआ ही नहीं, तो वो बेकार लाइन हो गया। अगर एग्जैक्टली एक कॉमन पॉइंट हुआ तो वो कौन सा लाइन हो गया, टेंजेंट लाइन हो गया। और मान लो कि अगर 2 पॉइंट पे काट के निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड लाइन हो गया। थोड़ा और विस्तार में डिटेल में अगर इसको देखें हम लोग तो देखो सेकेंड का डेफिनेशन क्या है, कि लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। और सेकेंड देखने में मोटा मोटा आपका इस टाइप का होगा। सेकेंड के बाद में जो अगला मेन इंटरेस्टिंग चीज था जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर डेवलप्ड, वो हम लोग के लिए टेंजेंट। अब टेंजेंट को देखो ध्यान से। टेंजेंट का मतलब पहले मैंने समझा दिया आपको कि ऐसा लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर क्या करें, टच, और जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस वाले फोटो के हिसाब से ए को क्या बोलोगे आप, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओ को आप क्या बोलोगे, तो मेरे ख्याल में सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है मेरे ख्याल में।
इसके बाद में एक और चीज है, इसको आप समझिए, मतलब यहाँ से क्लास 10 आपका स्टार्ट हो गया। 10 कहाँ से स्टार्ट होगी मैं बता देता हूँ। सारा चीज अभी अपन लिखेंगे नहीं, कुछ चीज आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। लाइन एंड सर्कल जहां से है, यहाँ से क्लास 10 स्टार्ट। इसके बाद देखो एक चीज है जिसको हम कहते हैं रीजन्स ऑफ द सर्कल। अब ये चीज कह के क्लास 9 में मिलता है आप लोग को। रीजन्स ऑफ द सर्कल का मतलब हो गया कि अगर एक किसी पेज के अंदर आप एक सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, तो ड्रॉ करने के बाद में सर्कल जो है उस पेज के एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक सर्कल के बाहर का एरिया जिसको आप बोलेंगे एक्सटीरियर रीजन, एक सर्कल के अंदर का एरिया जिसको आप बोलेंगे इंटीरियर रीजन, और एक सर्कल के बाउंड्री वाला सारा का सारा पॉइंट जिसको आप लोग बोलोगे ऑन द सर्कल या ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार मैं पूछूंगा कि सर्कल के रिस्पेक्ट में आप लाइन कितने टाइप का ड्रॉ कर सकते हैं? जोर से जल्दी जल्दी। कितना? 3। क्या क्या? बेकार लाइन, टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन। बेकार लाइन का प्रॉपर्टी कैसा होगा? वो टच भी नहीं करेगा, एकदम दूर से पार हो जाएगा। फिर टेंजेंट लाइन का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगा। सेकेंड लाइन का प्रॉपर्टी कि 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर एक पेज के अंदर में अगर आप सर्कल ड्रॉ कर देते हो तो सर्कल उस पेज के एरिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर देगा? 3। क्या क्या? एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट और बाउंड्री या फिर ऑन द सर्कल वाला पार्ट। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला एक जो कॉमन सेंस वाला चीज हम लोग को समझना है वो ये है कि अगर मैं इस अलग अलग रीजन में अलग अलग पॉइंट चूज कर लूं, मान लो कि एक पॉइंट एक्सटीरियर में चूज कर लूं, एक पॉइंट इंटीरियर में चूज कर लूं और एक पॉइंट सपोज करके बाउंड्री पे चूज कर लूं, तो इन पॉइंट्स से इस पर्टिकुलर सर्कल पे मैं कितना टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊं। ये कॉमन सेंस का चीज है जो हम लोग को समझना है और याद रखना है। ठीक है? तो उसका आंसर क्या है? देखो कि अगर आपका पॉइंट इनसाइड द सर्कल यानी कि इंटीरियर रीजन में, तो इस पॉइंट से आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे जिंदगी में वो कभी भी टेंजेंट नहीं बन पाएगा। उसको जब आप दोनों साइड प्रोड्यूस कर दोगे तो यू विल फाइंड कि वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो टेंजेंट कहलाएगा कि सेकेंड कहलाएगा? सेकेंड कहलाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे कि सर्कल के इंटीरियर रीजन में इफ यू चूज एनी पॉइंट तो आपका नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम दैट पॉइंट कितना हो जाएगा? 0। बेसिकली आप अंदर के किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर में एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। चलेगा ये वाला चीज? दूसरा पॉइंट है कि अगर आप सर्कल के बाउंड्री पे ही कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लेते तो उस पॉइंट पे आप उस सर्कल से पास मतलब सर्कल को टच करने वाला कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि एग्जैक्टली 1 टेंजेंट। याद रखना, अंदर के पॉइंट से नो टेंजेंट, बाउंड्री के ऊपर अगर कोई पॉइंट चूज करते हो तो वहां से 1 टेंजेंट, और अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट आप चूज कर लेते हो तो वहां से एग्जैक्टली कितना टेंजेंट? 2 टेंजेंट। ठीक है? इस चीज को थोड़ा रिवाइज करने का ट्राई करते हैं, फिर हम इस थ्योरम पे आएंगे। एक पेज के अंदर इफ यू ड्रॉ अ सर्कल तो आपका पेज का एरिया कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बताओ फिर से। 3। जोर से बोलो। क्या क्या? एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाउंड्री। फिर से रिपीट करो। एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाउंड्री। एक्सटीरियर से अगर कोई भी पॉइंट चूज करते हो और सर्कल पे टेंजेंट बनाने का ट्राई करते हो तो कितना टेंजेंट बना पाओगे? 2। बाउंड्री से 1, इंटीरियर से 0, इंटीरियर से 0, बाउंड्री से 1 और एक्सटीरियर से 2। क्लियर मेरे ख्याल? ठीक है, ये थ्योरम एक बार पहले लिख लो आप, फिर मैं समझाता हूं कि ये क्या है। चैप्टर का नाम बताओ एक बार। सर्कल। सर्कल्स का डेफिनेशन गोल सा होता है, चूड़ी जैसा। ठीक है? यह बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक गिवन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो, सो क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल्स। कॉर्ड का मतलब सर्कल के बाउंड्री पे लाई करने वाला 2 पॉइंट को जोड़ते हो तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड। ठीक है? कॉर्ड के बाद में क्या आता था? डायमीटर। डायमीटर का मतलब कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद में आता था लाइन एंड सर्कल। एक सर्कल बनाने के बाद में आप कितने वैरायटी का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 3। क्या क्या? थोड़ा मोटिवेटेड होके और सही डायरेक्शन में प्लीज मेहनत कीजिए, गलत डायरेक्शन में नहीं। हाँ, एक जो बाहर से पास हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? बेकार लाइन। दूसरा टेंजेंट। तीसरा सेकेंड लाइन। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर टेंजेंट लाइन से एसोसिएटेड एक और टर्मिनोलॉजी है कि टेंजेंट लाइन सर्कल को जहां टच कर रहा होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेकेंड के लिए ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। ठीक है? फिर उसके बाद में था कि अगर आप एक पेज के अंदर में रैंडमली कोई भी सर्कल बना देते हैं तो उस पेज का जो एरिया है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? 3। क्या क्या? एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाउंड्री। रिपीट करूं। एक्सटीरियर, इंटीरियर, बाउंड्री। अगर मैं इंटीरियर के किसी पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं और कोशिश करूं कि उससे सर्कल को टेंजेंट बनाया जाए तो कितना टेंजेंट सक्सेसफुली मैं बना पाऊं? 0। बाउंड्री पे खड़ा रह के उस पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाना चाहूं तो 1, और अगर मान लो कि बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट बनाना चाहूं तो 2। क्लियर मेरे ख्याल? उसके बाद में आता है ये वाला थ्योरम। अब देखो ये वाला थ्योरम समझाने से पहले एक क्लास 9 का चीज है जो आफ्टर कोरोना समझाना बंद हो गया, उस चीज को थोड़ा हम देखें। एक्चुअली में इस वाले फैक्ट का जरूरत मेरे को प्रूफ करने के लिए चाहिए होगा, आप इस चीज को देखें।
जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है P और ये कोई एक लाइन है AB, ठीक है ना। अब आपको अगर मैं बोलूं कि आप P पॉइंट पे जाके खड़े हो जाओ और लाइन AB तक चल चल के पहुंचो, तो आप जो ट्रेवल करोगे ना उसका बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है, राइट। आप P से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में चल चल के आ सकते हो, आप P से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में चल चल के आ सकते हो, आप P से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में चल चल के आ सकते हो, और आप P से स्टार्ट करके कोशिश ये भी कर सकते हो कि एकदम सीधा सीधा जाओ, ऐसे है बात समझ। अब आप इसको देखो और सोचो कि अगर आप किसी पिंक वाले पाथ पे चलते हो तो उसमें जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो, और व्हाइट वाले पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वो, कम कौन सा होगा, ज्यादा कौन सा होगा, व्हाइट वाला ऑब्वियसली कम होगा। और क्लास 9 का एक थ्योरम है, अब मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस मैं रिजल्ट आपको बताना चाहता हूँ। थ्योरम बोलता है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग ट्रेवल करना चाहते हैं तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उस लाइन से 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन। मैं अपने बात को फिर रिपीट करूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन जब आप लेते हैं उसमें जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करेंगे तो वह हमेशा कैसा डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है, अगर आप मान लीजिए कि सीधा सीधा ना चल के टेढ़ा हो जाएंगे तो डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है और सारा डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन इन सारे डिस्टेंसेस के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा कैसा डिस्टेंस होगा, बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला एक फैक्ट जो आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थ्योरम। तब ये थ्योरम क्या बोलता है, देखो बहुत ही बढ़िया सा बात बोलता है कि मान लो कि एक सर्कल है आपके पास में, और सपोज करो कि आपके पास में एक टेंजेंट जो इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि भाई इस सर्कल का मान लो कि यहाँ पे सेंटर होगा, इस सर्कल के पास में कितना रेडियस होगा ये बताना मेरे को। मतलब अगर मैं इस सर्कल में रेडियस ड्रॉ करना चाहूँ तो हाउ मेनी रेडियसेस कैन आई ड्रॉ, इनफाइनाइट। मान लो कि एक रेडियस ऐसे बना सकता हूँ, कुछ उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इस टेंजेंट को भी थोड़ा देखो आप, मान लो कि इस टेंजेंट का नाम ए बी है और सपोज करो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नाम यहाँ पे सी। देयर वाज अ सर्कल जिसका सेंटर सपोज करो कि हमारे लिए क्या था, ओ था, और देयर वाज अ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल जो सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रहा था, सी पॉइंट पे टच कर रहा था। अब मेरा पहला सवाल आपसे था कि सर्कल में कितना रेडियस बना सकता हूं मैं, तो इनफाइनाइट रेडियस बना सकता हूं। आउट ऑफ ऑल दोज इनफाइनाइट रेडियस एक रेडियस ऐसा भी होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास कर रहा हो। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर आप सेंटर से जोड़ते हो तो वो वाला डिस्टेंस भी तो बेसिकली रेडियस ही होगा। ये वाला थ्योरम बोलता है कि बाकी रेडियस का नहीं पता, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस बनाया जाएगा ना वो टेंजेंट के साथ में हर हमेशा 90 डिग्री पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, खुद को देखो, सर्कल है, सर्कल के पास में एक टेंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट को बोला जाएगा पीओसी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर आप सेंटर से जोड़ देते हो तो ये डिस्टेंस भी अपने आप में हर हमेशा एक रेडियस होगा, और ये वाला रेडियस टेंजेंट के साथ में हमेशा 90 डिग्री पे होगा। बाकी रेडियस का कुछ नहीं पता, लेकिन द रेडियस ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये आपका थ्योरी है, इस चीज को देखो, आप पढ़ो यहाँ पे। A tangent drawn at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो मेरे ख्याल में एक्सप्लेनेशन क्लियर है। अब इसका हम लोग को प्रूफ भी चाहिए, प्रूफ भी एग्जाम में पास में आ रखा है, ठीक है। तो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, लिखो गिवन, गिवन में लिखो let there be a circle, let there be a circle with center O and radius R। let there be a circle with center O and radius small r, full stop। let L small l be a tangent to the circle, let small l be a tangent to the circle touching the circle, let L be a tangent to the circle touching the circle at capital E। let small l be a tangent to the circle touching the circle at E, touching the circle at E, full stop। आगे लिखो टू प्रूफ OA परपेंडिकुलर L और एंगल A is equals to 90 डिग्री। OA परपेंडिकुलर L और
एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर लिखो प्रूफ। अभी प्रूफ है ना, 2 मिनट एक बार पहले समझ लो अच्छे से कि क्या होगा कैसे होगा। प्रूफ का तरीका बहुत ही अजीब सा है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर में पीओसी कौन है, यहाँ पर पीओसी हम लोग का ए है। मैं पीओसी को छोड़ के टेंजेंट पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना चाहता हूँ, पीओसी को छोड़ के टेंजेंट के ऊपर में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना चाहता हूँ। उसको आप लेफ्ट में भी ले सकते हैं, उसको आप राइट में भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सपोज करो कि उस पॉइंट को मैंने लेफ्ट में यहां कहीं पे ले लिया, लेट्स से कि ये वाला पॉइंट पी है। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि ओ को पी से जोड़ दूंगा, और ओपी सर्कल को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काट रहा होगा। इस पॉइंट को आई विल से कि ये वाला पॉइंट एम पॉइंट। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओए का लेंथ कितना होगा, तो आई थिंक आप बहुत ही सेफली स्मॉल आर कह सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस है बात समझ। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपी का क्या हालचाल है, तो क्या बोलोगे बताओ। आई थिंक ओ एम प्लस एमपी इनिशियली। ठीक है, और ओ एम जो है वो फोटो के हिसाब से किसके इक्वल होगा, रेडियस। तो रेडियस प्लस कितना हो गया एमपी। अब आप देखो कि ओपी का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल है, लेकिन ओपी का जो लेंथ है, मतलब सॉरी ओए का जो लेंथ है वो एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल है, और जो ओपी का लेंथ है वो रेडियस से थोड़ा ज्यादा है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओए और ओपी में कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या बोल सकते हो आप। क्लियरली बोल सकते हो कि ओपी इज ग्रेटर देन ओए। मैं फिर खुद को रिपीट करूंगा, फोटो से एकदम क्लियर है कि ओए का वैल्यू किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। ओपी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो ओएम प्लस एमपी के इक्वल होगा, जहां पर ओएम को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, आर से। एंड यू कैन सी कि ओपी का वैल्यू अल्टीमेटली आर से थोड़ा सा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। चलेगा मेरे ख्याल में यहां तक। फिर दोनों के कंपैरिजन से हम क्लियरली कह सकते हैं कि ओपी इज ग्रेटर देन व्हाट, ओए। ठीक है, नाउ दिस हैपेंड फॉर पॉइंट पी। बट मेरा कहना है कि पी को छोड़ के भी अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं इस पूरे टेंजेंट के ऊपर में डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ए, ठीक है ना, तो उस पॉइंट के साथ में तो मुझे लगता है कि यही स्टोरी होता। आप सपोज करो कि यहां कोई पॉइंट ले लेते और उसको सपोज करो कि आप सेंटर से जोड़ देते, तो अगेन मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि भाई ये वाला पार्ट रेडियस हो जाता और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता। एंड दिस वुड हैव हैपेंड फॉर एनी एंड एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द टेंजेंट अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही कह रहा हूं। तो इससे मैं क्लेम कर सकता हूं कि यार देखो ये जो अभी हुआ है ना, ये हर बार होगा फॉर एवरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट अदर देन ए। एंड सिंस ये हर बार होगा और हर बार ओए ही छोटा आदमी होगा, तो अल्टीमेटली हमारा कंक्लूजन ये बनता है कि ओए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द टेंजेंट। एंड हम जानते हैं कि 9 के उस वाले थ्योरम से कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हेंस वी कैन से कि ओए विल बी परपेंडिकुलर टू एल, ये एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आर्ग्यूमेंट रहेगा यहाँ। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। रिपीट करूं किसी पार्ट को कि हो जाएगा, हो जाएगा। लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट पी बी पी, ये वाला पी फॉर पेरिस, पी बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, फुल स्टॉप। आगे लिखो ज्वाइन ओपी कॉमा इट कट्स द सर्कल, मतलब ओपी कट्स द सर्कल एट एम, इट कट्स द सर्कल एट एम, सर्कल एट एम। नीचे लिखो फुल स्टॉप। आगे नाउ ओ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, OA is equals to small r। ठीक है, उसके नीचे लिखूं अगेन OP is equals to OM plus MP, OM plus MP। This implies OP is equals to R plus MP। नीचे लिखो hence OP ग्रेटर देन OA नहीं, ठीक कर लो, OP ग्रेटर देन OA। ठीक है, आगे लिखूं दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स
on the tangent other than capital E. This will be true for all points on the tangent other than capital E. नीचे लिखो hence OA is the shortest distance between O and L, नीचे लिखो therefore angle A equals to 90 degree, hence OA perpendicular to L, ये इसका प्रूफ था। आगे बढ़ रहे हैं यहां से। नेक्स्ट थोड़ा सा वापस से थ्योरी इसको देखो, ये सब लिखने लायक नहीं है, लिखने लायक डायरेक्टली थ्योरम 2 ही लिखेंगे हम, ठीक है। एक नया टर्म है, इस टर्म को थोड़ा समझो, मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ अ टेंजेंट जो वर्ड है ना, आप याद रखना कि ये वर्ड का मीनिंग तभी एग्जिस्ट करेगा अगर आप एक सर्कल के ऊपर में बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास में दो तरीका था। हम सर्कल के बाउंड्री पे भी टेंजेंट ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हैं, या हम ये भी मान के चल सकते हैं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो वो सर्कल के बाहर है और यहां से हम सर्कल के ऊपर में टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं। जब कभी भी आप ये वाला सिचुएशन फेस कर रहे हो ना, तब लेंथ ऑफ टेंजेंट वर्ड का कोई मीनिंग होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इस टेंजेंट में आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो दैट इज नॉट फिक्स। ये तो लाइन है, आप तो जितना चाहो पीछे खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप ड्रॉ करोगे तब आपका स्टार्ट फिक्स है, ठीक है, और दो टेंजेंट आएगा आपके पास। तो इस वाले सिचुएशन के अंदर में एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और याद रखना कि प्लीज कंफ्यूज नहीं करना है इस चीज को, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आप टेंजेंट कहां से ड्रॉ कर रहे हैं बताइए, सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से। अगर मान लीजिए कि बाउंड्री से ड्रॉ कर रहे हैं तो वो डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, और अंदर में खड़े हैं फिर तो टेंजेंट बनेगा ही नहीं, तो डेफिनेशन वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं। क्लियर मेरे ख्याल। अब इस चीज को थोड़ा पढ़िए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। The distance between the external point and the point of contact of the tangent is called what? Length of the tangent. फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सर्कल हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉप किया, मान लीजिए कि ए तक, तो पी से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर सपोज करो कि मैं इस नीचे वाले पॉइंट को कुछ कह दूं, मान लो कि मैं इसको बी कह दूं, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, पीबी जो है वो भी क्या होगा अपने आप में लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, बोलो जोर से बोलो। एक्सटीरियर से टेंजेंट जब ड्रॉ कर रहे हो बस उस सिचुएशन, बाकी कहीं पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट का डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर मेरे ख्याल में। अब नेक्स्ट देखो कि एक थ्योरम है इसी लेंथ ऑफ द टेंजेंट से रिलेटेड, थ्योरम 2। पढ़ो एक बार क्या दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा सर्कल है, इसके बाहर एक्सटीरियर में कोई एक पॉइंट है आपके पास में, और एक्सटीरियर पॉइंट से आप नंबर ऑफ टेंजेंट कितना ड्रॉप कर सकते हैं सर्कल पे, ऑब्वियसली 2, और उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा, यानी कि P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल। ये है थ्योरम नंबर 2। क्लियर मेरे ख्याल में। पहले लिख लीजिए, ये बना लीजिए, फिर प्रूफ करते हैं। देखो एक बार मीनिंग मेरे ख्याल में समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हम बोलते किसको है, तो एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच के डिस्टेंस को। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट बना कितना सकते हो, 2, और ये थ्योरम बोलना चाहता है कि उन दोनों टेंजेंट का जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा दे विल बी इक्वल टू वन अनदर। क्लियर मेरे ख्याल में। तो बेसिकली इस फोटो के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या प्रूफ करना है हमको, बताओ इस सिचुएशन के अंदर में। हाँ, PA इज इक्वल्स टू PB। PA इज लेंथ ऑफ टेंजेंट ऊपर वाला एंड PB इज लेंथ ऑफ टेंजेंट नीचे वाला। थ्योरम इज सेइंग कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बेसिकली यू आर सपोज टू प्रूव कि PA इज इक्वल्स टू PB। ठीक है, लिखो पहले गिवन लिखो, गिवन में लिखो लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। लेट देयर बी अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। फुल स्टॉप। आगे लिखो लेट P be a point, let P be a point outside the circle, let P be a
पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, फुल स्टॉप। आगे लिखो, लेट PA and PB are two tangents drawn touching the circle at capital A and capital B, touching the circle at capital A and capital B, ठीक है। फिर लिखो टू प्रूफ PA is equals to PB, टू प्रूफ PA is equals to PB। फिर लिखना कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइन OA OP and OB, join OA OP and OB, join OA OP and OB, ठीक है। प्रूफ बहुत ही आसान है, बस ध्यान से पहले सुन लो और फिर मैं लिखवा दूंगा आप लोग को। आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपको फाइनली प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल्स टू PB होगा। उसके लिए वी कैन स्टार्ट बाय चूजिंग टू ट्राइंगल्स, एक ऊपर वाला येलो ट्राइंगल और एक नीचे वाला ब्लू ट्राइंगल, और समहाउ अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर ले तो बात खत्म। वहां से CP/CT से कह देंगे कि PA इज इक्वल्स टू PB। कॉन्ग्रुएंसी भी मेरे ख्याल में बहुत ही मतलब आसान टाइप है। क्यों, देखो पहला हो जाएगा आई थिंक OA इज इक्वल्स टू OB क्योंकि दोनों रेडियस के इक्वल होगा। दूसरा हो जाएगा OP इक्वल्स टू OP क्योंकि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। और जो एंगल A है वो थ्योरम 1 की वजह से कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और जो इसका एंगल B है वो भी थ्योरम 1 की वजह से कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर में 90 डिग्री सेम, रेडियस सेम, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बाय RHS दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा हम लोग के लिए कॉन्ग्रुएंट। बाय CP/CT वी कैन से कि PA इज इक्वल्स टू PB, डन, ठीक है। लिखो प्रूफ इन ट्राइंगल OPA and triangle OPB, in triangle OPA and triangle OPB we have लिखना OA is equals to OB, OA is equals to OB। दूसरा लिखो OP is equals to OP, और तीसरा लिखो एंगल A is equals to एंगल B। पहले का रीजन रेडियस, दूसरे का रीजन थ्योरम 1, और तीसरे का रीजन, अच्छा नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं, दूसरे का कॉमन और तीसरे का थ्योरम 1, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर, हाँ एक्चुअली वो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत लंबा है, वो पूरा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप थ्योरम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा तो फिर आप लिखें पूरा, मैं मना नहीं करूंगा। नहीं, शॉर्ट में कुछ नहीं बोल सकते। अगर लिखना है वो वाला स्टेटमेंट तो आपको लिखना पड़ेगा कि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंशन, तो पूरा ये लिखना है। और या तो मान लो कि ऐसा लिखो, नहीं तो फिर थ्योरम 1 लिख के छोड़ दो। इसमें दो ही थ्योरम ही है, एक 90 डिग्री के लिए यूज होगा और दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट को इक्वल बोलने के लिए यूज होगा। तो थ्योरम 1 थ्योरम 2 आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करो, कहां पे थे हम, यहां तक हो गया ना। इसके नीचे लिखो देयरफॉर बाय RHS triangle OAP congruent triangle OAP congruent triangle OBP, triangle OAP congruent triangle OBP, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर बाय CP/CT PA is equals to PB, by CP/CT PA is equals to PB, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो रिमार्क्स ऑफ थ्योरम 2, रिमार्क्स ऑफ थ्योरम 2, रिमार्क्स ऑफ थ्योरम 2। 2 मिनट मेरे तरफ देखो। BPT याद है आप लोग, BPT का अपना खुद का एक रिजल्ट होता था, और उसके बाद में उससे रिलेटेड हम और कितना रिजल्ट डेवलप किए थे, 6 रिजल्ट डेवलप किए थे। यहाँ पर 6 तक तो काउंटिंग नहीं पहुंचेगा आप लोग का, लेकिन 3 या 4 रिजल्ट जो है वो हम इसके बियॉन्ड, इसी के हेल्प से हमेशा दिमाग में कैरी कर सकते हैं, ठीक है, कि वो इसके वजह से होता है।
और क्वेश्चंस में उनको हम डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक एक करके उनको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक ये वापस से तरीका है, एक लिटरेचर है, इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ो इसको, क्या बोला भाई कि एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट। देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जैसे आप लाइन चूज कर लेते हो, मान लो कि इसके अंदर में पी क्यू एक लाइन है। अब P और Q को अगर आप किसी पॉइंट Z पे ले जाके ऐसे जोड़ देते हैं तो एक एंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल क्या होगा आपका यहाँ पर PZQ, और इस PZQ एंगल को आप बोलोगे कि इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन PQ एट द पॉइंट Z। मैं बात को फिर से रिपीट करूंगा, सुनना ध्यान से। किसी भी लाइन के दोनों एंड पॉइंट को आप अगर किसी पॉइंट पे ले जाके ऐसे मिला देते तो मिलाने के बाद में यू विल सी कि एक एंगल क्रिएट हो रहा है वहां पे, और वो जो क्रिएटेड एंगल है उसको बोला जाता है सबटेंडेड एंगल। किसने सबटेंड किया? लाइन ने सबटेंड किया। कहां पे सबटेंड किया? उस पॉइंट पे सबटेंड किया। तो इसको हम बोलेंगे कि एंगल PZQ इज द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन PQ एट द पॉइंट Z। सिमिलरली जैसे मान लो कि अगर इस Q पॉइंट के बारे में आप सोचो तो यू कैन थिंक ना कि ZP एक लाइन सेगमेंट है और Z को और P को आपने Q पे जोड़ दिया है, तो एंगल ZQP को आप क्या कह सकते हैं बताइए कि एंगल सबटेंडेड बाय लाइन PZ एट द पॉइंट Q। फिर सोचो कि मानो कि जैसे ये PQ लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट को मैंने M पे जोड़ दिया है, तो एक एंगल बन गया वहां पे। इस एंगल M को क्या बोल सकते हो आप? एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट द पॉइंट M। आया समझ? तो ये एक नोमेनक्लेचर है, बस पता होना चाहिए आपको। अब इसका यूज क्या है देखो, सपोज करो कि एक सर्कल है और उसका बाहर से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है। अब ये जो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला मतलब पोर्शन है ना, उस पोर्शन को यू कैन सी कि सेंटर पे वो मिलके एक एंगल सबटेंड करे। देखो P से लेके T तक का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलोगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर द टेंजेंट PT। और ये जो टेंजेंट है ये सेंटर पे एक एंगल बनाएगा, और वो एंगल कैसे बनाएगा? P को और T को सेंटर पे जोड़ के बनाएगा, ये हमेशा ही बनाएगा। सिमिलरली एक एंगल वो ऊपर वाला टेंजेंट बनाएगा और एक एंगल ये नीचे वाला टेंजेंट भी बनाएगा। अब ऊपर वाले एंगल को आप नोमेनक्लेचर के हिसाब से बोल क्या सकते हो, पहले वो सोचो। आप उसको बोल सकते हो एंगल सबटेंडेड बाय PT एट द सेंटर, ठीक है। और नीचे वाले इस एंगल को क्या बोल सकते हो? एंगल सबटेंडेड बाय PQ एट द सेंटर, ठीक है। ये इसको सिंपल रखने के लिए अगर आपको सबटेंडेड वर्ड ना याद रहे तो मैं एक और आपके हेल्प के लिए एक बात बताता हूं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एंगल मेड बाय लाइन PT एट O, ठीक है। दैट एंगल इज विच एंगल? एंगल POT, ठीक है। और एंगल मेड बाय PQ एट O, ये कौन सा एंगल होगा? एंगल POT। देखो समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? और जो हमने थ्योरम 2 के लिए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था उसी के CPCT से कहना इसे कि एंगल POT विल बी इक्वल्स टू एंगल POQ। तो ये आपका पहला रिमार्क है, ठीक है। थ्योरम खुद क्या बोलता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होना चाहिए। पहला रिमार्क क्या बोलता है कि दोनों टेंजेंट मिलके इंडिविजुअली जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल POT विल बी इक्वल्स टू एंगल POQ। लिखो रिमार्क में नंबर 1, रिमार्क नंबर 1, आप ये इतना लंबा मत लिखो, मैं थोड़ा शॉर्ट बोल रहा हूं, आप उसको लिखो। लिखो द टू टेंजेंट्स will make equal angles at the center, will make equal angles at the center, ठीक है। that is angle POA is equals to angle POB, angle POA is equals to angle POB। ये आपके फोटो के हिसाब से जो फोटो आपने ऊपर ड्रॉ कर रखा, देखो ये समझ आया कि नहीं है? इसमें सबटेंड वर्ड भी यूज हो सकता है एंड एंगल मेड बाय द टेंजेंट वर्ड भी यूज हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम ही। चलो आगे, अगला रिमार्क देखो आप क्या है कि ये जो आपका दो टेंजेंट आ गया, इन दोनों टेंजेंट के बीच में एक एंगल होगा, उस एंगल को आप क्या बोल सकते हो बताओ? एंगल APB। ये समझ में आ रहा है? हाँ, पूरा एंगल, दो जो टेंजेंट आप बनाओगे उनके बीच में एक एंगल एग्जिस्ट करेगा ना, एंगल APB। क्लियर? लाइन जॉइनिंग द सेंटर विद द एक्सटर्नल पॉइंट विल बी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। मैं फिर बोलता हूं, ध्यान से सोचो। दो टेंजेंट बनाया आपने बाहर से पॉइंट, मतलब बाहर के पॉइंट से, उन दोनों टेंजेंट के बीच में क्या होगा? एक एंगल होगा। बेटर रहेगा, रुको मैं इस फोटो से समझा दूं। ये वाले फोटो को ध्यान से देखो। इन दोनों टेंजेंट के बीच में, इन दोनों टेंजेंट मतलब इसके और इसके बीच में यू कैन सी कि ये कंप्लीट एक एंगल एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है?
और मैं कह रहा हूं कि इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर। ये जो व्हाइट वाला लाइन होगा ना, वो इस कंप्लीट एंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ये भी हम जो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस हमने प्रूव किया था उसी के सीपीसीटी से कह सकते हैं। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। अभी तक 3 बात हुआ है। पहला बात क्या था, देखो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दे विल बी इक्वल। दूसरा बात था कि टेंजेंट्स जो सेंटर पे एंगल बनाएगा दोज एंगल्स विल बी इक्वल। तीसरा बात मैं कह रहा हूं कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो टोटल एंगल होगा उस टोटल एंगल को एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला लाइन क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल। क्लियर यहां तक। एंड ये सारा चीज आप उसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के सीपीसीटी से क्लेम कर सकते हैं। चलो आगे यहां से, तो इस पॉइंट को लिखिए आप लोग। लिखो ओपी इज एंगल बाइसेक्टर, ओपी इज एंगल बाइसेक्टर of the angle between the two tangents. OP is the angle bisector of the angle between the two tangents. ठीक है मेरे ख्याल में। इसके बाद का जो पॉइंट है, वैसे तो पॉइंट देखने में बहुत बड़ा है, बाकी है बहुत ही सिंपल सा बात। इसको मैं अलग से पहले समझा देता हूं। अब देखो सपोज करो कि ये सर्कल है आपका, तो मान लो कि बाहर के पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट बनाया है इसमें, ठीक है। ये बार कुछ लिखना विखना मत, अच्छे से समझ लो पहले। यहां देखो सपोज करो कि ये P पॉइंट है, ये मान लो कि A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया और सेंटर आपका O हो गया। इस बार मेरे को बीच वाले लाइन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। हम एक चीज क्लियरली कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, 90, कोई डाउट नहीं। ये वाला एंगल कितना होगा, 90, कोई डाउट नहीं। साथ ही साथ अगर मैं एक बात बोलना चाहूं तो क्या आपको कोई आपत्ति होगा कि PAOB ये तो मिला के यार एक क्वाड्रिलेटरल का फील दे रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इन चारों पॉइंट पे जो बनने वाला एंगल है उन सारे एंगल का टोटल सम कितना होना चाहिए, वेरी गुड। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पर बट क्लियरली आई नो कि एंगल A इज 90 डिग्री एंड एंगल B इज 90 डिग्री। तो एंगल A को आई कैन रिप्लेस बाय 90, एंगल B को भी आई कैन रिप्लेस बाय 90। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। उसको उधर धकिया दो, क्या होगा बताओ, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू कितना बचेगा, 180 डिग्री। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ये वाला एंगल बता देगा कि इट इज 30 डिग्री, बताओ एंगल O कितना हो। तो यदि ये रिजल्ट आपको याद है, आप फट से कह सकते हैं कि इट विल बी 150 डिग्री। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, क्लियर है। अब इसको पॉइंट वाइज जब लिखेंगे ना तो इसको ऐसे बोलेंगे हम लोग कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री, क्योंकि 180 डिग्री होने का मतलब क्या होता था, सप्लीमेंट्री, इज सप्लीमेंट्री with the angle made at the center by joining the center with the point of contact। अब बोलने में ही बहुत ही अजीब सा बात हो जाता है, बाकी है ये सिंपल सा रिजल्ट। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, वो सब छोड़ दो, आप ये रिजल्ट को देखो कि रिजल्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और बाकी यदि आपको ये वाला रिजल्ट ना भी क्लियर होना तो प्लीज आप ये वाला पिक्चर माइंड में रखना कि PAOB मतलब दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट, इन सबको जोड़ के अल्टीमेटली एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसमें 2 आदमी पक्का हमेशा कितना है, 90 डिग्री। रिजल्ट याद है तो आपका आंसर 2 स्टेप में आ जाएगा। रिजल्ट याद नहीं है, ये वाला बात याद है तो आपको 6 स्टेप लगेगा, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, बढ़ू आगे या और एक बार रिपीट करूं इस चीज को, चलेगा। इसको पढ़ो अब एक बार, वही जो मैंने बोला वो यहां लिखा हुआ कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री with the angle subtended by the line segments joining the point of contact through the center। अब ये पता नहीं ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। बाकी फोटो आपको ये वाला याद रखना है माइंड, लिखिए। ये एक और हेल्पफुल काम कर सकते हैं, वो करोगे क्या, इसको छोड़ो, आप फोटो बना लो इसको और फोटो के हिसाब से मैं कुछ लिखा देता हूं, वो सब बड़ा सा पॉइंट छोड़ो। ये बना लो आप लोग फिर से, थर्ड वाले पॉइंट में ही ये फोटो बना हुआ, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं।
वो लैंग्वेज एक्चुअली बहुत ही अजीब सा लैंग्वेज, उसका कोई काम है नहीं। हो गया हो तो बताओ। लिखो इसके नीचे, लिखो इसके नीचे लिखो, हियर PAOB will be a quadrilateral. PAOB will be a quadrilateral. Hence angle P plus angle A plus angle O plus angle B, angle P plus angle A plus angle O plus angle B is equals to 360 degree, is equals to 360 degree। ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट लिखो, दिस एम्प्लाइज, सीधा ये लिखो कि एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 मिनट मेरे तरफ देखो। थ्योरी तो इतना ही है बस, बाकी अभी क्या कि 2 एक्सरसाइज है इसके अंदर में। और आज का क्लास रैप अप करने से पहले 2 फोटो है, वो आपको बनाना नहीं है, लेकिन आप उसको देख के अपने दिमाग में उसको भी रखना। आप थोड़ा सा दिखाऊं, हो गया ना यहां तक? एक बार मुझे पहला थ्योरम रिमाइंड कराओ तो क्या था? द रेडियस ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी एट 90 डिग्री विथ द टेंजेंट या विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और दूसरा थ्योरम क्या था बताओ? The length of the two tangents drawn from external point are equal। और उससे रिलेटेड हमने 3 और फर्दर रिजल्ट देखा। पहला रिजल्ट कि दोनों टेंजेंट सेंटर पे सेम सेम एंगल बनाएगा। दूसरा रिजल्ट कि दोनों टेंजेंट के बीच का जो टोटल एंगल है उसको एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला लाइन बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और तीसरा हमने देखा कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और सेंटर पे बनने वाला टोटल एंगल वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री, यानी कि सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके अलावा जो 2 फोटो आपको याद में रखना है वो ये देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 2। ये जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तब आप फेस करो कि जैसे मान लो कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है जो उसके तीनों साइड को टच कर रहा है। अभी थ्योरम 2 हमको बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स आप बनाओगे उनका लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ए वर्टेक्स से यू कैन इमेजिन कि AP एंड AR दे आर 2 टेंजेंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट AP का लेंथ और AR का लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। सिमिलरली B पॉइंट से यू कैन इमेजिन कि BP एंड BQ आर 2 टेंजेंट्स, तो उस हिसाब से BP और BQ का लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। सिमिलरली C पॉइंट से यू कैन इमेजिन कि CR एंड CQ दे आर अगेन 2 टेंजेंट्स, देयरफॉर CR का लेंथ और CQ का लेंथ इक्वल। लेकिन याद रखना कि AP AR इक्वल है, बट AP हैज गॉट नो कनेक्शन विथ BP। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि AP और BP भी इक्वल। इस चीज को सोचिए थोड़ा सा। जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वहां से निकलने वाला 2 ही टेंजेंट होगा और दोनों टेंजेंट का ओवरऑल लेंथ क्या होना चाहिए? सेम। दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल्स के केस में इस तरीके से यूज होगा वो वाला। यहाँ आप देख सकते हैं कि AP इक्वल्स टू AR होगा, BP इक्वल्स टू BQ होगा और CQ इक्वल्स टू CR होगा। नो रिजल्ट अदर देन दिस, इतना ही है बस। एक और फोटो है जो दिमाग में रखना है वो ये वाला कि ट्राइंगल के जगह पर आप क्वाड्रिलेटरल का सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है और अंदर एक सर्कल है जो उस क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स को टच कर रहा हो। तो यहाँ पर भी थ्योरम 2 का एक बहुत बड़ा रोल है कि यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉप किया उसके ऊपर में, तो SD और SC का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल। सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट आपने ड्रॉप किया है, RC और RB, इन दोनों का लेंथ भी इक्वल। सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट, दोनों का लेंथ इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट, 2 टेंजेंट, दोनों का लेंथ इक्वल। तो ये सब सारा का सारा एप्लीकेशन हम क्वेश्चन में बार बार देखें। ठीक है मेरे ख्याल में। चलो आज के लिए तो